हेलो गाइस। आज एक धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूँ। एक्चुअली जिसके लाइफ में जब धमाका होता है तब ये टॉपिक आता है। मीनिंग ऑफ लाइफ। ये टॉपिक हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आता है। तो यहाँ मैंने नोट रखा है, तो थोड़ा साइड नोट देखते ही आपको बताते चलूँगा। तो पहला चीज़ है कि व्हाट इज़ लाइफ। तो लाइफ क्या है? लाइफ एक्चुअली एक पॉइंट ए से पॉइंट बी होता है, जो हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक एक टाइम लिमिट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, और उसके बीच में जो जर्नी है उसको हम लोग लाइफ बोलते हैं। उस जर्नी में हम लोग बहुत सारा एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा इमोशन, बहुत सारा इंसिडेंट, बहुत सारा कोइंसिडेंस और ऐसे बहुत कुछ कलर हम लोग ऐड कर देते हैं इन दैट इंटरवल ऑफ स्पेस एंड टाइम। हम लोग वो स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक में ऐसे बहुत सारे कलर्स ऐड कर देते हैं, तो जिसको हम लोग लाइफ बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हमारे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ लाइफ, ये लाइफ ज़िंदगी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो ये क्वेश्चन कब हमारे अंदर आता है? जब हम लोग ज़िंदगी में हम लोग का नॉर्मली कुछ बचपन से एक गोल होता है, ये गोल या फिर मतलब हमारे पेरेंट्स दिए हुए होंगे या फिर हम खुद ही चूज़ किए होंगे। जब हम लोग वो जैसे किसी का है कि मुझे आर्मी में जाना है, या फिर क्रिकेटर बनना है, फिल्म स्टार बनना है, या किसी को कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर किसी को कोई अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब लेना है, या प्राइवेट जॉब में क्या पोजीशन लेना है, जो भी होगा हम लोगों का गोल हम लोग सेट करके रखते हैं। जब वो फुलफ़िल हो जाता है उसके बाद फिर हमारे दिमाग में, क्योंकि हर चीज़ का हम लोग जब सोचते हैं दूर से देखकर ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँगा तो इतना अच्छा लगेगा, ये लाइफ रहेगा। लेकिन जब बन जाते हैं ना, तो 2-3 महीने 4 महीने में हम लोग, या 2-3 साल 4 साल में हम लोग उब जाते हैं। तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेक्स्ट। मैंने इतना सारा काम किया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, क्या इस चीज़ के लिए, इसके बाद क्या? तब ये क्वेश्चन, जब व्हाट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, इसके बाद हम लोग के ज़िंदगी में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ। ये एक सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो ये रहता है कि हम लोग जब एक्चुअली ज़िंदगी में कोई धोखा खाते हैं, जब हम लोग बड़ा मायूस होते हैं, कोई कीमती सा चीज़ हमसे मतलब छूट जाता है, कोई कीमती चीज़ हमसे अगर छिन जाता है या हम खो देते हैं किसी को, तो फिर ज़िंदगी में ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी क्या है? तो ये जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक चीज़ है कि मतलब एक वर्ड है जो जिसका शुरू होता है क्वेस्ट से। क्वेस्ट मतलब है जर्नी टू नो समथिंग। ठीक है। मतलब हम लोग जब कुछ जानना चाहते हैं तब ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये जर्नी जो है हम लोगों का, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो जर्नी है, इसको हम कैसे मतलब जानते हैं? बहुत सारे चीज़ को हम लोग एनालिसिस करके, या लाइफ के बहुत सारी इवेंट को एनालिसिस करके, या फिर बहुत सारी किताबें पढ़ के, सेल्फ हेल्प बुक वगैरह हुआ, या फिर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ बुक, या हम जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तो खुद से सवाल करते हैं कि क्या ज़िंदगी का मकसद है, तब हम लोगों को ये मीनिंग ऑफ लाइफ का जो जर्नी है वो हम लोगों का शुरू हो जाएगा। तो मीनिंग ऑफ जर्नी तो देखिए, मतलब बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट चीज़ें दिया गया, और डिफरेंट फिलोसोफर में डिफरेंट मीनिंग ऑफ लाइफ दिए हैं। मैं सबको समराइज़ करके इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इसमें से जो आपके लिए सही है वो आप चूज़ कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप अपना मीनिंग खुद बना लीजिए। ठीक है। क्योंकि मैं आपको आपका मीनिंग नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि हिंदू फिलोसफी से। हिंदू फिलोसफी में 2 टाइप के फिलोसफी होता है। एक होता है डुअलिस्ट वे ऑफ लिविंग, जो द्वैत वेदांत, और एक होता है अद्वैत वेदांत। ठीक है। तो द्वैत वेदांत ये होता है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ और वो एक भगवान है, हमारे बीच में एक फासला बन जाता है। और हम द्वैत वेदांत ये कहता है कि हम लोगों को भगवान जब एग्जिस्टेंस में मतलब इस दुनिया में भेजते हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न रहता है, एक मीनिंग, एक पर्पज़ रहता है। तो हम लोगों को उसी पर्पज़ के ऊपर, उसी मीनिंग के ऊपर खड़े रहना है और खड़ा उतरना है। मतलब हम लोगों को उसी हिसाब से कुछ ना कुछ बनना है, और ये दुनिया के लिए, ये ज़िंदगी के लिए, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये होता है द्वैत वेदांत के
हिसाब से, ठीक है। तो द्वैत वेदांत ये भी कहता है कि सेल्फलेस सर्विस करो, जैसे कि उनके हिसाब से मीनिंग ऑफ लाइफ ये होता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मतलब जब आप मानव के, कोई इंसान के या जानवर के सेवा करते हो, नेचर के लिए कुछ करते हो, तब आप ईश्वर के लिए कुछ करते हो। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, मान लीजिए आप शिव भगवान को मान रहे हो कि हनुमान जी या साईं बाबा, कोई भी भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, आप किसी को भी मानते हो, तो आप कोई भी काम करते हो सेल्फलेसली वो काम करो। और वो करने के बाद क्या होगा, आप ये सोच के करो कि ये मेरा जो काम है ये मेरे दिल के अंदर था, एक फूल है जो मैंने मेरे भगवान के सामने अर्पित कर लिया, ठीक है। आप ये सोच के काम करो। तो इसीलिए द्वैत वेदांत भगवत गीता में ये कहता है कि हमारा जो कर्म है वो 4 टाइप के, एक एक कर्म, अकर्म, विकर्म और निष्काम कर्म। कर्म मतलब हम जो कर्तव्य कर्म हम लोग का करते हैं। अकर्म मतलब ये है कि जो कर्म है उससे थोड़ा नीचे जाकर हम सेल्फिश होके दूसरों के खराब, मतलब दूसरों के बुराई सोच कर ही कुछ करते हैं, तो वो होता है अकर्म। और वो होता है, सॉरी गलत हो गया, कर्म। और अकर्म ये हुआ कि जब हम खुद से ऊपर उठ के सेल्फलेसली दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वो होता है अकर्म। और विकर्म क्या होता है कि जब हम दूसरों की बुराई के लिए या नुकसान के लिए कुछ करते हैं, तो होता है विकर्म। और निष्काम कर्म जो है वो सबसे ऊपर वाला होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे दिल में कोई भी कामना या वासना नहीं रहेगा, हम लोग जो भी करेंगे वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं सोच के, दूसरों के भलाई के लिए कुछ करेंगे, और उसके रिजल्ट में कोई भी हम लोग को फल की आशा नहीं रखना चाहिए, वो होता है निष्काम कर्म। लेकिन ये निष्काम कर्म बोलना बड़ा आसान होता है, ये करने के लिए आपको बहुत सारा साधना करना पड़ेगा, आपको एक उसी तरह का साधक बनना पड़ेगा। तो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए निष्काम कर्म बस बोलना इतना आसान है, लेकिन ज़िंदगी में हो नहीं पाता है। तो इसीलिए हम लोग को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। जब भगवान लॉर्ड कृष्णा ने इतना कुछ कहा है तो इसका कुछ मीनिंग होगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे सब चीज़ होता नहीं ना। हम लोग ये मोहमाया संसार में रहकर इतना आसानी से ये सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डुअलिज्म हम लोग का क्या हो गया कि भगवान ने एक उद्देश्य देकर हमें इस दुनिया में भेजा है, उन्होंने एक मीनिंग ऑफ लाइफ दिया है और हम ये यहाँ करेंगे, ठीक है। और दूसरा है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत ये बोलता है कि न में बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसका मतलब ये है कि ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं चित्त हूँ, मैं सिर्फ सत चित आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। आई एम दैट कॉन्शियसनेस ब्लिस, दैट प्योर कॉन्शियसनेस। मतलब ये बोलना ये चाहते हैं कि हम लोग को प्योर कॉन्शियसनेस। अद्वैत वेदांत ये बोलना चाहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक समंदर है, ठीक है, वो जो समंदर है वो हुआ हम लोग का प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो उसी समंदर में से जो लहरें उड़ते हैं वो है हम लोग। हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लेके, छोटा सा कॉन्शियस लेके एक एक इंसान बन गए, एक एक इवेंट बन गए। ये सब जो भी हम देख रहे हैं वो सब लहरें हैं, और वो लहरें उड़ते हैं फिर समंदर में मिल जाते हैं, फिर से उड़ते हैं फिर से समंदर में मिल जाते हैं। इसका मतलब जैसे कि कोई बबल हुआ तो वो भी आता है, फट के फिर से पानी में मिल जाता है, उसी तरह का वो हो गया कॉन्शियसनेस हम लोग जो वहाँ से बने हैं। तो अद्वैत वेदांत ये बोलता है कि जो लहरें उठते हैं वो टेम्पररीली वो फिर से पानी में मिल जाते हैं समंदर में, लेकिन वो जो समंदर है वो अनादि अनंत है, वो चिरस्थायी है। तो वहाँ पे हम लोगों को हम वहीं से आए हैं और वहीं पे लीन हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो वो बोलता है हम लोगों को अद्वैत वेदांत, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को ज़्यादा कुछ कामना वासना यहाँ नहीं रखना चाहिए। भगवान जो उद्देश्य में हम लोगों को यहाँ भेजे हैं, मतलब वो जो कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम गॉड या जो भी हो, वो ब्राह्मण बोलते हैं वो लोग अद्वैत वेदांत वाले। ब्राह्मण को पाना ही हम लोगों का ऑटमोस्ट अटेनमेंट है। तो उस ब्राह्मण को पाने के लिए हम लोगों को उसी उद्देश्य के हेतु हम लोगों को जीना चाहिए। ये अद्वैत वेदांत हम लोगों को बोलते हैं। और अद्वैत वेदांत ये भी बोलते हैं कि इसके अलावा हम कुछ भी करते हैं मोह माया के इस दुनिया में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये सब दुखम दुखम सर्वत्र दुखम, ये सब दुख ही दुख है। और हम लोग का बुद्धिज्म भी यही बोलता है। बुद्धिज्म नॉर्मली एक ऐसा रिलीजन है जो कि कॉज एंड कॉजलिटी पे चलता है, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। जैसे कि पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने एक
सेंटेंस बोल रहे थे कि नाम्यो हो रेंगे क्यों। नाम्यो हो रेंगे क्यों का ये मतलब है आई बाउ डाउन माई सेल्फ टू द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द गॉड, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द लॉ। तो ये जो कॉस्मिक लॉ है, मैं उसके कॉज और इफेक्ट के सामने मैं खुद को बाउ डाउन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, क्योंकि कोई भी इफ़ेक्ट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट के जाल में हम लोग ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। तो इसीलिए बेहतर कि हम खुद को समर्पित ही कर दीजिए, मतलब आप लोग या हम सब खुद को ये जो कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो सीक्वेंस है, लॉ है, उसके सामने खुद को समर्पित कर देना चाहिए। और उसके अलावा जो भी कुछ है सब कुछ दुखम दुखम सर्वत्र दुखम, सारे चीज़ मतलब मोह माया है और सारी चीज़ें दुख ही दुख है, ठीक है। और ऊपर से जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो अब्राहमिक रिलीजन से, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान के चोजन वन हैं और हम लोगों को यहाँ भेजा गया है कोई उद्देश्य देकर। मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जब हम लोग यहाँ पैदा हुए, वो हम लोग का एग्जिस्टेंस वहाँ से शुरू हुआ, अस्तित्व हम लोग का वहीं से शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले हमारा जो एसेंस है, मतलब जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, वो तय किया हुआ है और वो सुप्रीम गॉड फादर में या अल्लाह उन्होंने किया हुआ है। तो हम लोगों को उसी हिसाब से यहाँ पे ज़िंदगी जीना है और उसी हिसाब से मरना है। और इसके साथ अगर हम लोग लॉ के हिसाब से हम लोग अगर जिए तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, और इस्लाम में उसको कहा गया है कि जन्नत में जाएंगे। और अगर ये काम हम लोग नहीं करते हैं सही से, कुछ गलत काम इधर उधर का करते हैं, तो हम लोग को हेल में जाना पड़ेगा, जो कि दोजक में जाके दोजक के आग में जलकर हम लोगों को वो पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। ये हो गया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। जो बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर के जो रिलीजन है, मतलब हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ऐसे ओवरऑली मैंने बोला है लगभग सारे रिलीजन का यही मोटो है कि आप लोगों का जो एग्जिस्टेंस है, जब आप पैदा हुए उससे पहले भगवान ने कुछ एसेंस दिया है, कुछ उद्देश्य दिया है, और आपको यहाँ पैदा होकर उसी उद्देश्य के हिसाब से जी कर मर जाना है और ज़िंदगी गुजार देना है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया जो हम लोग बोलते हैं कि रेनेसांस पीरियड करके बोलते हैं। तो उस टाइम में क्या हुआ कि 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक ये चला। उसी टाइम क्या हुआ कि हर चीज़ के ऊपर फिलोसोफर और इंटेलेक्चुअल्स ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन किया, कि गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन किया। क्योंकि रिलीजियन में क्या होता था कि जब मीनिंग ऑफ लाइफ हम लोग ढूंढने लगते हैं तो शुरू कहाँ से होता है कि भगवान ने हमें भेजा है एक उद्देश्य के साथ। तो वो भगवान क्या है, एक सोर्स है। तो उसी सोर्स के ऊपर टारगेट किया गया कि एक्चुअली वो भगवान है या नहीं। अगर वो होगा तो उसके हिसाब से होगा, अगर वो नहीं होगा तो मीनिंग ऑफ लाइफ हमें खुद को बनाना है। तो रेनेसांस पीरियड में हर चीज़ के ऊपर ये लोग क्वेश्चन करने लग गए। तो रेनेसांस एरा ऑफ रेनेसांस क्या था कि ए पीरियड ऑफ प्रोफाउंड कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन यूरोप। यूरोप में एक मुहिम चला था जहाँ कल्चरल, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा था। हर चीज़ को ये लोग क्वेश्चन कर रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को भी क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जहाँ भी जो भी चीज़ पहले रिलीजन में था, हर चीज़ को ये लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसी टाइम में एक फिलोसोफर आए थे, उस टाइम मेरी एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी शुरू हो गया। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जब शुरुआत हुआ तो एक फिलोसोफर थे किर्केगार्ड। तो किर्केगार्ड वहाँ से शुरुआत किए थे। उसके बाद आए कि रेने डेकार्ट आए, और रेने डेकार्ट ये बोले थे कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब ये होता है कि जब ये इंटेलेक्चुअल लोग खुद को सोचने, मतलब खुद को समझने में लग गए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, तो फिर क्या हुआ कि खुद के ऊपर भी क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ तो इसको जब क्वेश्चन किए रेने डेकार्ट जैसे इंटेलेक्चुअल, तो मैं ये हाथ तो नहीं हूँ, मैं ये पैर नहीं हूँ, ये ब्रेन भी नहीं हूँ, तो मैं ना ये सोच हूँ, ना मैं ये ड्रीम में जो मैं खुद को देखता हूँ, ना मैं ये हूँ। तो मेरा परिचय कुछ है ही नहीं, मेरा पहचान कुछ है ही नहीं। तो इसी हिसाब से उनको लगा कि मैं क्या हूँ उनको तो नहीं पता चला, लेकिन वो इतना बोले कि मैं हूँ जो कि ये सब सोच रहा है, और ये जो थॉट प्रोसेस, मेरा जो थॉट्स है, ये सब सच है। इसका मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मैं हूँ बस। इसलिए उन्होंने बोला था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे मतलब फिलोसोफर आए। बरुख स्पिनोजा तो ऐसे थे कि मतलब वो खुद लगभग एथिस्ट ही थे, लेकिन वो कभी खुद को एथिज्म के सपोर्ट में कुछ उन्होंने बोला नहीं।
वो इनडायरेक्टली ऐसे बहुत सारे चीज़ें बोलते थे, इनडायरेक्टली बहुत सारे चीज़ें दिखाते थे, जैसे लगता था कि वो एथिस्ट है, लेकिन वो कभी खुल के नहीं बोलते थे कि वो एथिस्ट है। तो इसीलिए जब आइंस्टाइन को भी पूछा गया था कि डू यू बिलीव इन गॉड, तो आइंस्टाइन ने ये बोले थे कि आई बिलीव इन स्पिनोजास गॉड। एक्चुअली आइंस्टाइन इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते थे कि मैं एथिज्म में बिलीव करता हूँ, ठीक है, लेकिन उस टाइम वो घुमा फिरा के ऐसे बोले थे। तो 1677 में स्पिनोजा आए और उन्होंने अपना काम भी किया। उसके बाद डेविड ह्यूम तो भाई एक सेल्फ डिक्लेयर्ड मतलब एथिस्ट ही थे। उन्होंने हर चीज़ को क्वेश्चन किया, जैसे कॉजलिटी हुआ, इंडक्शन थ्योरी हुआ, सबको उन्होंने क्वेश्चन किया। कॉजलिटी ये होता है कि जैसे बुद्धिज्म में बोला गया है ना कि हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज होता है, कुछ भी चीज़ होता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। और ये रात होता है तो उसके पीछे, क्योंकि रात होता है इसीलिए सुबह होता है, सुबह होता है तो इसीलिए रात होता है, बादल मतलब बिजली चमक रही है इसीलिए बारिश हो रही है। तो ये जो कॉजलिटी है इन्होंने उसके ऊपर डाउट किया। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं एक ग्लास को यहाँ से गिरा दूंगा तो वो टूट जाएगा, ये हुआ गिराना हुआ कॉज, टूटना हुआ क्या मतलब इफ़ेक्ट। अगर मान लीजिए वो ग्लास को मैं गिराऊँ और वो उड़ने लग जाए, तो आज तो ये सब पॉसिबल है सच में। अगर हम लोग लेके स्पेस स्टेशन में अगर हम लोग कोई ग्लास, पानी पीने वाला ग्लास को गिराएंगे, टम्बलर को, तो ऊपर उड़ने लगेगा, वो थोड़ी ना टूटेगा, ठीक है। तो उनका कॉन्सेप्ट इस टाइप का था कि हम जो सोच रहे हैं, ठीक है, जो कॉज के लिए इफ़ेक्ट होता है, क्या ये सच में होता है, ये शायद गलत होता है, उनका ये सोच था। और इंडक्शन थ्योरी, जैसे कि हम चावल पका रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो बिरयानी का एक दाना को हम टेस्ट करके या फिर उंगली से दबा के हम पता कर सकते हैं कि पूरा बिरयानी पक गया है या नहीं, ठीक है। तो ये है इंडक्शन थ्योरी। इसको भी इन्होंने मतलब नकार दिया। डेविड ह्यूम ये थे। और इमानुएल कैंट जब आए थे 1724 में, तो उनका पूरा थ्योरी था नोमेना और फिनोमेना के ऊपर। जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमानुएल कैंट दृग्दृश्य विवेक करके एक अद्वैत वेदांत के बुक है, शायद उन्होंने वो पढ़ा था, या अद्वैत वेदांत का कठोपनिषद या मांडुक्य उपनिषद को थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्योंकि उनका पूरा थ्योरी ऐसा है कि जैसे कि एक ज्वेलरी है, नेकलेस है, तो वो बोलते थे नेकलेस एक फेनोमेना है, लेकिन वो नेकलेस बना किससे है, गोल्ड से। अगर मैं पूरा नेकलेस को लेकर आग में पिघला दूंगा, वो तो एक गोल्ड का बार बन जाएगा। तो जो नोमेना है वो गोल्ड है, जिसको हम कभी नहीं जान सकते, लेकिन जो फेनोमेना वो है नेकलेस, उसको हम जान सकते हैं। उनका बोलने का तरीका ये था। और सेम चीज़ अद्वैत वेदांत में भी बोला गया है कि हम लोग जो गोल्ड है वो सदा बाहर है और सदा प्रेजेंस है, ठीक है, हमेशा से है, था, है और रहेगा। लेकिन नेकलेस आज है, कल उसको मेल्ट करके हम लोग कंगन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़। और एक फिलोसोफर आया था आर्थर शोपेनहायर 1778 में, और ये भी सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट बोले और सिर्फ नाम चेंज कर दिए कि विल एंड रिप्रेजेंट करके, ठीक है। उसके बाद आए सबसे बड़ा बमसेल, जो मतलब ये जो मीनिंग ऑफ लाइफ का जो मतलब चल रहा था, उस टाइम एग्जिस्टेंशियलिज्म शुरू हो गया था। रिलीजियस कॉन्सेप्ट से लोग बाहर आकर एग्जिस्टेंशियलिज्म में सोच रहे थे। तो इसी के हिसाब से देखें तो फ्रेडरिक नीत्शे सबसे ख़तरनाक फिलोसोफर आ गए, और इन्होंने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट दिया, मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। उसके बाद आए 1905 में जीन पॉल सार्त्र, और 1913 में आए हमारे अल्बर्ट कैमू। तो अल्बर्ट कैमू एब्सर्डिज्म के ऊपर वो आखिरी लाइन होता है ना, शायद उन्होंने ही खींचा था, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ में। बहुत बड़ा एक ज्वेल, मतलब जो मीनिंग ऑफ लाइफ का जो क्राउन है, उसमें जो ज्वेल सबसे बड़ा आड़ किए थे, शायद वो अल्बर्ट कैमू किए थे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ लाइफ अगर हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्रू देखेंगे तो हम जैसे कि सारे रिलीजन तो यही बोल रहे थे कि मतलब हम लोग को गॉड ने भेजा है यहाँ पे, और हमारे एग्जिस्टेंस से पहले हमारे एसेंस डिसाइड हो गया था, हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य डिसाइड हो गया था, और हम लोग को उसी हिसाब से जीना है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलता है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है उसके बाद ही आपका एसेंस आता है। आपके एग्जिस्टेंस जो आ गया
उसके हिसाब से आप मतलब आपका परवरिश यहाँ जैसे होगा और आप ज़िंदगी में एक मकसद ढूंढ लीजिए, एक एम ढूंढ लीजिए, एक एम्बिशन रखिए और उसी हिसाब से आप अपना मीनिंग ऑफ लाइफ जो है वो खुद ही चूज करेंगे। ये कोई गॉड वर्ड ने ये वहाँ से बना के नहीं दिया है, ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म, यही बोल रहा था। नाहिलिज्म क्या बोल रहा था? नाहिलिज्म बोल रहा था कि दुखम दुखम सर्वत्र दुखम, सब कुछ बकवास है, सब कुछ निरर्थक है और हम लोग या फिर ज़िंदगी में कुछ बने या ना बने, ज़िंदगी का कोई मकसद हो या ना हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नाहिलिज्म यही बोलता था। जो सेम मोरल नाहिलिज्म हम लोग शायद और अद्वैत वेदांत और बुद्धिज़्म में भी देख सकते हैं, वो था सेम मोरल नाहिलिज्म। और ये नाहिलिज्म मोरल नाहिलिज्म से और थोड़ा आगे था, जो कि सब कुछ को नकार रहा था, ठीक है। तो ये है नाहिलिज्म। उसके बाद आया एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले फ्रेडरिक नीत्शे जो नाहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म को मिलाकर एक यूनिक ब्लेंड बनाए थे, चलो उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे वो एक कॉन्सेप्ट दिए कि हम जब यहाँ पैदा हो जाते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस आ जाता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा पर्पज़ क्या रहेगा, मीनिंग ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक भगवान तो वो नहीं बोले थे, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोल दिए थे कि गॉड इज़ डेड, लेकिन वो चीज़ के लिए हमें नेचर एक व्हील ऑफ पावर दिया है, जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करने में ताकत, कुछ हासिल करने के लिए एक व्हील दिया है, उसको बोलते हैं व्हील ऑफ पावर। तो उसी व्हील ऑफ पावर को हम लोग यूज करके हम लोग ज़िंदगी में एक गोल सेट कर सकते हैं, कुछ बनने के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर चलते चलते हम लोगों को आगे जाना है और वो आगे जाते जाते हम लोग के लिए कुछ मोरालिटी भी होना चाहिए। तो उन्होंने दो टाइप के मोरालिटी बताए थे, एक था स्लेव मोरालिटी, दूसरा था मास्टर मोरालिटी। अगर आपको भेड़ों के तरह एक दूसरे को फॉलो करते जाना है, लीडर नहीं बनना है, तो आपके लिए स्लेव मोरालिटी अच्छा है। इसीलिए उन्होंने बोला था कि हर्ड मेंटेलिटी इज़ गुड फॉर हॉर्स, ठीक है। तो जो स्लेव मोरालिटी है वो आप दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा कुछ सोचो मत, जो आपको बोला जा रहा है वही करो। अगर वो बनना है तो आप फॉलोअर बनते रहो और ज़िंदगी में जो भी रैट रेस है उसमें आप घुस के आगे चले जाओ। और वो ये बोलते थे कि दूसरे कुछ टाइप के जो लोग होते हैं, जो कि शेर टाइप के लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या हुआ कि दुनिया से बाहर आकर अपना खुद का मोरालिटी बनाते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर मोरालिटी। जब वो अपना मास्टर मोरालिटी बनाकर ज़िंदगी में हर चीज़, हर पड़ाव पर खुद का डिसीज़न खुद ही लेते हैं और आगे चलते ही चले जाते हैं अपने ज़िंदगी के एम और एम्बिशन के तरफ, तो उसी चीज़ को वो बोलते थे कि मास्टर मोरालिटी। और वो जब इंसान वहाँ पहुँच जाएगा तो वो बन जाएगा ऊबर मेंस। तो हम लोग का ऊबर मेंस मतलब होता है, ऊबर मतलब सुपर, मेंस मतलब ह्यूमन। तो हम लोगों का मेन मोटिव हम लोग का ये होना चाहिए कि ज़िंदगी में हमें आगे जाकर ऊबर मेंस ही बनना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम करें, या तो हम लोगों को मीनिंग ऑफ लाइफ में हम लोगों को ये मिला कि हम क्रिकेट अच्छा खेलना चाहते हैं, तो ठीक है, हमें आगे जाकर ऊबर मेंस बनना है, क्रिकेट में ये सचिन तेंदुलकर बनना है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिज्म अच्छा लग रहा है तो ठीक है, विवेकानंद बनिए। विवेकानंद एक ऊबर मेंस का क्या है, मतलब एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विवेकानंद बनिए, आप ऊबर मेंस बनिए, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विवेकानंद, ठीक है। एक्टिंग अच्छा करना चाहते हैं तो आप मिस्टर बीन बन जाइए, ठीक है। तो भगवान के मतलब स्पिरिचुअलिज्म में और आगे जाना है तो गौतम बुद्धा बन जाइए, ठीक है। तो ये सब लोग जो गौतम बुद्ध हुए, या फिर सचिन तेंदुलकर हुए, या फिर मिस्टर बीन, या फिर हमारा विवेकानंद, ये लोग एक्चुअली क्या हैं कि इनको ही हम लोग ऊबर मेंस बोलते हैं, ठीक है। और यही लोग हम लोग को फ्रेडरिक नीत्शे यही बोल रहे हैं बार बार कि आप भी ऐसा ही ड्रीम बनाओ, ऐसा ही सपना रखो कि आप भी आगे जाकर ऊबर मेंस बनो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि मेक पर्पज़ ऑफ लाइफ बिगर, ओवरकम हर्ड मेंटालिटी। जो हर्ड मेंटालिटी, जो भेड़ियों का जो मेंटालिटी है, उससे आगे बढ़ो, ज़िंदगी का कोई पर्पज़ बड़ा सा रखो। डोंट जस्ट ईट, लीव एंड डाई, खा पी कर जी कर मर मत जाओ, ठीक है। गिव ए मीनिंग टू लाइफ, यू कैन बेंड द रियलिटी, बिकम हु यू वांट टू बी।
जो आपका जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, जब आप उसको परस्यू करते हो तो ऐसा नहीं कि वो जैसे एक स्मूथ केक वॉक होगा, नहीं, वो केक वॉक नहीं रहेगा। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे। उस ऑब्स्टैकल और सेटबैक के टाइम आप वो जो रियलिटी है, जो सेटबैक सामने है, जो ऑब्स्टैकल सामने है, उसको बेंड करो। यू कैन बेंड द रियलिटी विद द हेल्प ऑफ योर पावर ऑफ माइंड। तो आप दिमाग के जो पावर है उसको यूज करके वो जो रियलिटी को बेंड करो इन दिस फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, और अपने जो मकसद है, जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, उसके लिए आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और आपको उबरमेंच बनना ही है, उनका ये बोलना था, ठीक है। जो बेंडिंग रियलिटी बाय यूजिंग पावर ऑफ माइंड, इसके ऊपर मैं एक आपको वीडियो बना के दूंगा, ये एक बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के तो यही था। तो उसके उनके बाद ये था फ्रेडरिक नीत्शे, यही बोलते थे, ठीक है। और जेन पॉल सार्त्र, ठीक है, वो एक्चुअली फ्रेडरिक नीत्शे क्या है कि भगवान जो है गॉड वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं मानते थे, लेकिन सार्त्र क्या करते थे, भगवान और गॉड वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव रखते थे, लेकिन ये बोलते थे कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया है, मतलब भगवान ने हमें जन्म दिया है लेकिन कर्म नहीं दिया है। हमें यहाँ भगवान भेज दिया, लेकिन वो हमें क्या ज़िंदगी में बनना है, क्या नहीं बनना है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, वो सब नहीं दिए। उसका फ्रीडम हमारे पास है, हम खुद ही अपना मोरालिटी से लेकर अपने मीनिंग ऑफ लाइफ वो खुद हम ही को ही चूज करना है, ठीक है। जेपी सार्त्र यही बोलना चाहते थे। और इन सब के बाद आए अल्बर्ट कैम्यू। अल्बर्ट कैम्यू एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज़ विनर फिलोसोफर थे। तो अल्बर्ट कैम्यू यही बोलना चाहते थे कि जब आप एग्जिस्टेंशियलिज्म को पूरा फॉलो करते हो, अपने ज़िंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ भी सेट कर दिए, गोल भी सेट कर दिए और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन एक टाइम आएगा जबकि आपको सेटबैक देखना पड़ेगा। आप सब कुछ सही कर रहे होंगे, फिर भी आपको सेटबैक देखने को मिलेगा, तो ऑब्स्टैकल देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, उस टाइम क्या होगा, हम लोग यही सोचेंगे कि यार मेरे ज़िंदगी का मकसद तो ये है, मैं भी यही चल रहा हूँ, मेरा मोरालिटी भी सही है, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ। उसी टाइम क्या होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो वहाँ से बचने के लिए अल्बर्ट कैम्यू का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि लाइफ इज एब्सर्ड, लाइफ इज एब्सर्ड, ठीक है, लाइफ इज एब्सर्ड। और दूसरा चीज़ ये भी बोले थे कि दिस कॉस्मिक लॉ, दिस यूनिवर्स इज ऑल्सो एब्सर्ड, ठीक है। एब्सर्ड मतलब क्या है, अजीब सा है, उटपटांग है। इसका जो यूनिवर्सल लॉ जो है हम लोग का कॉस्मिक लॉ, वो इतना सीधा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो वो निरर्थक नहीं है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उसके चक्कर में पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बेटर यही है कि जो एब्सर्ड ये है हम लोगों का लाइफ है, उसको उत्पटांग है, इसको हम लोगों को एम्ब्रेस करना है। हम लोग की यकीन मतलब मान लेना है कि ज़िंदगी में जो कोई अच्छा काम करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो कोई बुरा काम करता है उसके साथ बुरा होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छे लोग बड़े बीमार होके बड़े दुख से मतलब बड़े परेशान होके मरते हैं, और बहुत सारे बुरे लोग देखो ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं और कुछ नहीं, आराम से मर जाते हैं। बस उनका छोटा मोटा कोई बीमारी होता है, टलने से निकल जाते हैं, कुछ मतलब सफरिंग नहीं होता है उनके लाइफ में। तो इसीलिए लाइफ एब्सर्ड है। आप ये उम्मीद लगा के मत बैठो कि मैं उबरमेंस बनने के रास्ते में हूँ और मैं लाइफ में सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ सही सब कुछ होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ ही उटपटांग है, और इस उटपटांग लाइफ से हमें एक जो खुशी वो ढूंढ लेना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक स्टोरी लिखा था कि लाइफ ऑफ सिसिफस, मिथ्स ऑफ सिसिफस। तो उसमें क्या है कि सिसिफस एक बहुत बड़े मतलब राजा थे, जो बहुत क्लेवर और बहुत होनहार राजा थे। वो जीव्स उनको बहुत प्यार करते थे, जो गॉड थे। लेकिन सिसिफस के अंदर में एक इच्छा था कि हमेशा मतलब मैं अमर बन के रहूँ, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए कुछ चालाकी किया था, और जो जीव्स उनको पकड़ लिए, तो जीव्स उनको ये श्राप दिया था कि आप ये जो बड़ा सा पत्थर सामने रखा है, इसको लेकर ये पहाड़ के चोटी पर ले जाओ। जब उस चोटी पर पहुंच जाओगी, उसी रात को ये पत्थर अपने आप नीचे आ जाएगा। तो अगले दिन आपको फिर से नीचे आना है और फिर से आपको ये पहाड़ को चोटी पर ले जाना है। तो ये सिलसिला चलता रहा।
सिसिफस अपना जो श्राप है उसको मानकर, पनिशमेंट को स्वीकार करके जो पहाड़ है उसको 4-5 दिन में ऊपर लेके पहाड़ पे पहुंच जाता था और अगले दिन रात को वहाँ पे सो जाता था। तो अगले दिन सुबह देखता था कि भाई वो पहाड़ जो पत्थर है वो नीचे आ गया है फिर से। तो सिसिफस को फिर नीचे आने में टाइम लगता था 1-2 दिन, वो नीचे आता था, फिर से उस पत्थर को धक्का मार मार के ऊपर ले जाता था। और ये जो सिलसिला उसका हमेशा ज़िंदगी भर के लिए चलता रहेगा। तो ये सिसिफस उसी सिलसिले के दौरान एक तो फ्रस्ट्रेट भी हुआ, फिर उसके बाद ये एक उसके लिए एक निरर्थक सा काम था। हमेशा उस पत्थर को ऊपर लेके जाओ फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर लेके जाओ फिर वो नीचे आ जाएगा। लेकिन इस जर्नी में वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए कोशिश किया और कुछ ना कुछ सीखा। और इस जर्नी में सिसिफस ने कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट अपना ढूंढ लिया, अपना खुशी उसमें ढूंढ लिया। तो वही सेम चीज़ हम लोग का अल्बर्ट कामू बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एक सेल्स वाला जॉब कर रहे हो, आपका वीकली टारगेट कुछ होगा। तो वीकली टारगेट को जब आप मंडे से लेकर सैटरडे तक वीकली मतलब काम करते रहते हो और अपने टारगेट के नज़दीक जाते हो। अगर मान लो कि सैटरडे के दिन आपका टारगेट फुलफिल हो गया तो उसी दिन आप खुश हो गए, आपको कुछ इंसेंटिव मिल गया और संडे आपको छुट्टी मिल गया। तो उसी छुट्टी के दिन आप फिर क्या किए, थोड़ा बहुत मतलब पार्टी वार्टी किए, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट किए और चुपचाप शांति से घर पे बैठकर अपने प्रीवियस वीक का जो मतलब टारगेट अचीव किए थे उसका प्रोसेस के ऊपर थोड़ा नज़र मार दिए और लाइफ में क्या आगे करना है उसके बारे में थोड़ा सोच लिए। फिर आ गया मंडे अगले दिन, तो उस मंडे को फिर आपको एक नया टारगेट मिलेगा, फिर आप उसको आप उसके पीछे भागने लग जाओगे। ठीक है, जो 2 दिन पहले जो टारगेट अचीव किया था, अगर मान लो उसको अचीव भी नहीं करते तो क्या होता, बॉस से 2-4 गाली मिलता, डांट मिलता और वो डांट खाने के बाद आप फिर संडे को बैठ के थोड़ा बहुत पछतावा करते, फिर मंडे से वही काम से लग जाते। इसका मतलब आपका जो सैटरडे तक, जो प्रीवियस वीक का सैटरडे तक, पिछला वीक का सैटरडे तक जो आपका टारगेट था वो 2 दिन बाद उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो निरर्थक है। एक नया टारगेट सेट हो गया तो आप चाहे उसको लेकर खुश हो जाओ या फिर उसको अचीव नहीं किए हो तो उसको लेकर दुखी बन जाओ, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी आगे चलता चला जाएगा। सेम चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि आप लोग महीने भर काम करते हो, थोड़ा बहुत जो आपको सैलरी आता है उसको लेकर कुछ दिन आप खुशी से खा पी लेते हो, फिर वो सैलरी ख़त्म हो जाता है, फिर आगे देख पूरे महीना फिर वही सेम चीज़ सेम काम आप कर रहे हो। तो ये सब जो प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये सेम चीज़ है। जैसे सिसिफस पत्थर को ऊपर ले गया और वो ऊपर से नीचे आ गया, हमारे लाइफ भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जैसे सिसिफस उसी जर्नी के अंदर अपना एक खुशी ढूंढ लिया था, उसी तरह से हमें भी अपने जो काम है, डे टू डे लाइफ है, उसमें भी खुशी ढूंढ लेना चाहिए। ये लाइफ निरर्थक है, लेकिन ये निरर्थक लाइफ में हम लोगों को भी खुशी ढूंढ लेना चाहिए और हमें उबरमेंस बनने की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उबरमेंस बनने की तरफ में पूरे एग्जिस्टेंशियलिज्म को मान कर चल रहे हैं, लेकिन हम खुद ही इतना ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं कि तनाव अपने अंदर आ रहा है कि हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में हमारा तबीयत ही ख़राब हो रहा है। नहीं, जब भी कोई दिक्कत है, उबरमेंस बनने की जर्नी में दिक्कत बहुत सारे आएंगे और उसी दिक्कत के टाइम आपको अल्बर्ट काम्यू के एक सेंटेंस याद कराना है कि लाइफ इज एब्सर्ड, ज़िंदगी उत्पटांग है, यहाँ कुछ भी हो जाए टेंशन मत लो, आप फिर से अपने काम में लग जाओ। ठीक है, ये है प्रोसेस। और तो जो भी हम लोग काम करते हैं, बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि मीनिंग ऑफ लाइफ जब भी आप चूज करते हो, कोई छोटा सा मीनिंग मत रखो, जैसे कि मुझे 1-2 मंजिला घर करना है या फिर ये छोटा सा कोई नौकरी कर लेना है या इतना सैलरी कमाना है। देखो ये सब ना, अगर आपका एज अभी 20-25 है या 30-35 है तो आपके लिए ना ये जो मीनिंग ऑफ लाइफ जो है ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे मीनिंग ना 10-15-20 साल में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये अचीव कर लोगे। इसके बाद क्या होगा, ज़िंदगी इतना आपको निरर्थक लगेगा, व्हाट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा आएगा, तो आप जॉब छोड़ के दूसरा काम कोई स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सेम जॉब में रहोगे, बोर हो जाओगे, अल्टीमेटली आपको अल्जीमर या फिर पार्किंसन जैसा डिजीज़ हो जाएगा और आप मर जाओगे। ज़िंदगी यही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बड़ा सा एक मीनिंग रखना है
जैसे कि आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है और आगे जाकर बहुत कुछ करना है। ये मतलब एक सेल्फलेस सर्विस का टारगेट रखो, जिसमें खुद के लिए भी कमाई हो, खुद का लाइफ का जो खुशी है वो भी मिल जाए और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। और इवोल्यूशन का जो थ्योरी वो हमेशा ये बोलता है कि इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, ये नहीं कि बंदर से हम लोग इंसान बन गए तो इसका मतलब बस इवोल्यूशन वहीं रुक गया, नहीं। ऐसे मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 1 मिलियन ईयर्स पहले 100 बंदर थे, 100 में से 50 बंदर ने सोचा कि हमें आगे जाना है, कुछ तरक्की करना है, उबरमेंस बनना है, तो उन्होंने उसी हिसाब से एक्शन लिया और लाइफ में आगे चलते चले गए, तो वो 50 बंदर, ठीक है, इंसान बन गए। लेकिन जो बंदर आलसी बनकर कुछ ज़िंदगी में किए नहीं और निठल्ले की तरह वहीं पड़े रह गए, वो बंदर आज ही बंदर है, और हम लोग इंसान बन गए, तो हम लोग अभी उनको देख के हंस रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर मान लो आगे जाकर आप खुद को आप डेवलप नहीं करोगे, उबरमेंस नहीं बनोगे, तो जो लोग उबरमेंस बन जाएंगे तो आपको उस बंदर की तरह देख के वो लोग हंसेंगे। इसलिए इवोल्यूशन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है और आपको भी उसी तरह से इवॉल्व होना चाहिए। और बाकी रहा ये चीज़ कि आप, लास्ट चीज़ आपको ये बोलूँगा कि मीनिंग ऑफ लाइफ को जब आप करते मतलब ढूंढ रहे हो, तो उसमें दो चीज़ थोड़ा नोटिस करना। एक होता है कि श्रेय, दूसरा होता है कि प्रिय। प्रिय मतलब क्या है कि क्या चीज़ हमें करना अच्छा लगता है, दूसरा है श्रेय, तो क्या चीज़ करना श्रेष्ठ है। तो जो श्रेय है उसको हम लोगों को चूज़ करना है, ठीक है, और प्रिय को साइड में रखकर साइड में साथ में लेकर जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास अभी 5 दिन है, मैं फ्री बैठा हूँ, तो 5 दिन में पूरा दारू पीकर ही पढ़ सकता हूँ, रूम में पार्टी करके एंजॉयमेंट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी ये भी एक और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि मैं 5 दिन में कोई सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और आसपास के लोगों से मिलूंगा और नया रिलेशनशिप बनाऊंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं श्रेय तो ये करूंगा कि मेडिटेशन वगैरह ये सब, और प्रिय क्या है, मेरे को मन कर रहा है कि मैं दारू पीकर पड़ा रहूँ। तो आपको ऐसा करना है कि मध्यम मार्ग जो चूज़ करना है कि 5 दिन में से 4.5 दिन आप श्रेय वाला काम करो, जो सेल्फ डेवलपमेंट वाला काम है वो करो, और जो आधा दिन है ना, आखिरी रात, उसको आप प्रिय वाला काम कर सकते हो। कोई बड़ा सा बार में या पब में जाके थोड़ा पार्टी वार्टी करके थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हो। तो उसी तरह से आपको ये बोला जा रहा है कि मीनिंग ऑफ लाइफ जब भी आप ढूंढते हो तो आपको एक बैलेंस रखना है श्रेय और प्रिय के बीच में, और उसमें क्या होगा कि श्रेय के पार्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और प्रिय का थोड़ा कम होना चाहिए। अगर आपके प्रिय वाला पार्ट कोई नेगेटिविटी नहीं है, जैसे कि प्रिय वाला पार्ट मान लीजिए कि मुझे सिर्फ दारू पीना है, मस्ती करना है, लड़कीबाजी करना है, वैसा कुछ नहीं है। जैसे प्रिय है कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, जिम जाना अच्छा लगता है, तो प्रिय अच्छा है। आप आपके प्रिय को भी श्रेय बना सकते हो, आप दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बन सकते हो, आप दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रेय और प्रिय दोनों में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो। एक्चुअली मीनिंग ऑफ लाइफ मैंने आपको हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जिस्टेंशियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, नाहिलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और एब्सर्डिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो आप ये वीडियो को देखकर थोड़ा एक नोट बनाते चले जाओ। मैंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला, एग्जिस्टेंशियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला, नाहिलिज्म और एब्सर्डिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला, और उसी को देखकर आप अपना मीनिंग ऑफ लाइफ चूज कर सकते हो। और ये लाइफ का जो मीनिंग जब आप चूज कर लोगे, उसके बाद उसमें आपको श्रेय और प्रिय को अलग अलग करके उसी हिसाब से आपको चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये वीडियो देखने के बाद आपका लाइफ का मीनिंग खुद ही बना सकते हो, क्योंकि आपको भगवान पैदा करा लिया, जन्म आपको दे दिया, लेकिन कर्म आपको नहीं दिया है। तो इसीलिए आपका एग्जिस्टेंस भगवान के वजह से मान लो यहाँ हो गया अकॉर्डिंग टू JP सात्र, लेकिन एसेंस आपको ढूंढना है। तो लाइफ का जो मीनिंग है वो आपको ढूंढना है। तो वह आप जिस दिन ढूंढ लोगे उसके बाद आपके अंदर इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको फिर ये बहुत सारा जो यूट्यूब में एक्सटर्नल मोटिवेशन वीडियो बहुत ज़्यादा है, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, वो सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है ना, वो बाहर से आता है और चला जाता है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन है ना, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, और आप ये वीडियो को आपके दोस्त लोगों या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करो, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये नया चैनल है मेरा, इसमें
थोड़ा इसको थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बीच में दे दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें यूट्यूब एल्गोरिदम में काउंट होता है। और अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट दीजिए कि मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए बस मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। थैंक यू, आपका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम।